नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RGS अकेडमी पर। आपके कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, इसलिए मुझे भी थोड़ी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। थोड़ी सी तबीयत थोड़ा सा डाउन है, फिर भी एक क्लास तो चलाऊंगा ही। बाहुबली द कंक्लूजन, यानी कि बाल्यावस्था द कंक्लूजन। बाल्यावस्था से मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, 3 वीडियो बनाए हुए हैं। ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में बाल्यावस्था संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सब क्लियर कर देंगे। बेसिक से लेकर के पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं के साथ साथ क्या है और क्या होना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए। क्या है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल क्या है इसको देखते हैं कि बाल्यावस्था में क्या मेनली चीजें होती हैं। पिछले वीडियो देखिए, मैंने सारी चीजें क्लियर करवा दी हैं। ये लास्ट वीडियो है, सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। अब सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। बाल्यावस्था में हमारा सबसे पहला पॉइंट बनता है रचनात्मक कार्यों में तीव्रता कह सकते हो या वृद्धि कर सकते हो। तीव्रता और परिवर्तन या गतिविधियों में तेजी। सारे फैक्ट हम लोग इजी टू मॉडरेट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि सीटेट में कोई दिक्कत नहीं होने पाए। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है, बहुत ही आईओटी फैक्ट है कि रचनात्मक कार्यों में तीव्रता देखी जाती है और परिवर्तन भी देखा जाता है, या उसकी रचनात्मक गतिविधियों में तेजी देखी जाती है। बालक जो होता है, बालक के अंदर ओरिजिनलिटी आती है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो उसके लिए नवीन भी होता है और उसमें उसकी रचनात्मकता बढ़ जाती है। उसको समझने का, चीजों को समझने का, बनाने का, बिगाड़ने का, ठीक है। क्या करता है कि वह वस्तुओं को क्या करता है, मतलब रचनात्मकता का मतलब क्या होता है, वस्तुओं को समझना, ठीक है। वस्तु के अंदर बहुत सी वस्तुएं आती हैं। इसके बाद क्या होता है कि व्यक्तित्व को समझना, व्यक्तित्व को समझता है, विचारों को समझता है, ठीक है। और इसके बाद कई वस्तुओं को बनाने व बिगाड़ने के कार्य में रुचि रखता है। आइडेंटिफाई है, उसके सामने बहुत सी वस्तुएं आती हैं तो वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है, ठीक है। कार्य कारण संबंध को मैं बाद में बताऊंगा। वस्तुओं को क्या करता है, समझने का प्रयास करता है। बहुत से लोगों को, क्योंकि उसका सामाजिक दायरा विस्तृत हो जाता है, बहुत से लोगों से मिलता है तो उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनके व्यक्तित्व के गुणों को भी समझने का प्रयास करता है, उनके विचारों को समझने का प्रयास करता है। बहुत सारी अंतःक्रियाएं समाज में होती रहती है, क्योंकि बालक बाहर निकलता है तभी तो लोगों के साथ अंतःक्रिया होता है, तो उसको भी समझने का प्रयास करता है। और कई वस्तुओं, वैसे बहुत सी वस्तुएं होती हैं, उनको जो है बनाने बिगाड़ने का भी प्रयास करता है। कुछ को बनाता है, कुछ को बिगाड़ता है, बिगाड़ करके फिर उसको बनाता है। तो उसके अंदर किस चीज का विकास होता है, ओरिजिनलिटी का विकास होता है। इसमें लेकिन एक चीज और है कि उसकी रचनात्मकता में परिवर्तन भी होता है, ठीक है। ये बाल्यावस्था में मेनली देखा जाता है कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो परिवर्तित भी होती रहती है। मान लीजिए आज किसी चीज में किसी वस्तु में वो मतलब रचनात्मक दृष्टिकोण रख रहा है, ठीक है, लेकिन कल जो है उसकी रचनात्मक जो दृष्टिकोण होगा वस्तु के प्रति वह बदल सकता है, ठीक है। तो एक परिवर्तन भी देखा जाता है।
गतिविधियों में, रचनात्मक गतिविधियों में तेजी रहती है। गतिविधियां जो होती हैं उसमें तेजी देखी जाती है, उसमें परिवर्तन के साथ साथ उसमें क्या देखा जाता है, तेजी देखी जाती है, जो बाद में चल करके किशोरावस्था में जाकर के ये चीजें जो होती है, रचनात्मक कार्य में जो तीव्रता होती है, ये तीव्रता थोड़ी सी कम हो जाती है। ये भी आईएमपी फैक्ट है, कम होती जरूर है, लेकिन किशोरावस्था में उसमें जो है परिवर्तन नहीं होता है, अस्थायित्व तो आने लगता है किशोरावस्था में। किसमें, रचनात्मक कार्यों में या गतिविधियों में अस्थायित्व तो आने लगता है, परिवर्तन कम होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला फैक्ट है, बहुत ही आईएमपी है, इसमें बहुत सी चीजें हैं जिसको आप मतलब समझ करके रखोगे। मैंने 3-4 चीजों को समझाने का प्रयास किया है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में तीव्रता। दूसरी चीज अगर देखी जाती है तो रुचियों में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन, और या हम इजी टू मॉडरेट जाए तो उसको कह सकते हैं अस्थायित्व। क्या, अस्थायित्वता मान लीजिए की भावना। बाल्यावस्था में बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, बाल्यावस्था में बालक की जो रुचि होती है उसमें क्या देखा जाता है, परिवर्तन देखा जाता है। उसकी रुचियां जो है अस्थाई नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है, अस्थाई नहीं रहती है। ठीक है, और उसमें यही वही बात हो गई अस्थायित्वता की। रुचियों में परिवर्तन होता है, और रुचियां जो है, परिवर्तन का मतलब ही इजी टू मॉडरेट आइए, तो इसका मतलब अस्थाई नहीं रहेंगे। कभी किसी चीज में रुचि हो जाएगी, जैसे किसी खेल को आप ले लीजिए, तो कभी वो क्रिकेट खेलना पसंद करेगा, तो कभी उसको फुटबॉल खेलना पसंद करेगा। कभी किसी चीज में, कभी किस वस्त्र पहनने की बात आएगी तो उसमें उसको परिवर्तन देखा जाता है। जैसे आप बालक को देखते होंगे कि चूंकि उसके पास उतनी समझ नहीं होती है, समझ उतनी विकसित नहीं होती है, वह क्या करता है कि अगर उसके सामने आप वस्त्र की बात अगर करें तो वस्त्र में भी उसके परिवर्तन, सिर्फ मैं वस्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों की बात कर रहा हूँ, सब चीजों में परिवर्तन होता है। कल आज के लिए कोई वस्त्र उसने पहना है, कल किसी अपने हम उम्र के लड़के को किसी दूसरे प्रकार का वस्त्र पहनने के देखता है तो उसकी रुचि फटाक से चेंज हो जाती है। वो चाहता है कि उसको वो उस प्रकार का वस्त्र उसको भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए उसके दोस्त के पास किसी प्रकार की साइकिल है, ठीक है, उसके पास उस प्रकार की साइकिल नहीं है मान लीजिए, ठीक है, तो वो उसी प्रकार की साइकिल को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो उसकी जो रुचि होती है, अभिरुचि होती है, उसमें बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि किशोरावस्था में जाकर के यही रुचि या अभिरुचि अस्थायित्व का भाव ग्रहण कर लेती है किशोरावस्था में जाकर के। लेकिन इस अवस्था में इसमें क्या होता है, परिवर्तन और अस्थायित्व, परिवर्तन होता है, अस्थायित्व की भावना का अभाव होता है। कई क्षेत्रों में उसकी रुचियां परिवर्तित होती हैं। मैंने 1-2 एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है, आप इसको आराम से समझ लोगे। ठीक है, इसमें एक कॉमन सा फैक्ट देखा गया है कि बालक के अंदर कुछ नकारात्मक चीजें आ जाती हैं, जैसे चोरी, झूठ बोलना, बहाने बनाना, आदि। ये नकारात्मक प्रवृत्तियां होती हैं, और ये नकारात्मक प्रवृत्तियां जो विकसित होती हैं, इन नकारात्मक प्रवृत्तियों के पीछे साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इस नकारात्मक प्रवृत्ति के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है, ये हाथ होता है इसमें उसके दोस्तों, उसका जो टोली और समूह जो होता है, उसके जो दोस्त होते हैं, उनका मेन हाथ होता है। क्योंकि उसका देखिए, इसी दौर में बाल्यावस्था में ही बालक की जो टोली होती है या बालक के खेल के जो मित्र होते हैं, उनका दायरा बहुत विस्तृत होता है। अब विस्तृत दायरे में जब आप जाएंगे, विस्तृत आपका क्षेत्र होगा, तो कई प्रकार के लोग मिलेंगे, कई प्रकार की प्रवृत्ति के बालक मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के बालक भी मिल जाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे उसके दोस्त हैं जो कुछ चीजें हम लोग मना करते हैं कुछ चीजों के लिए, जो कि सही नहीं होता है। मान लीजिए उसके कुछ दोस्त रोज पैसे ला करके
पैसा उनको रोज घर से मिल जाता है, या किसी प्रकार से वो लाते हैं और डेली चॉकलेट खाते हैं या कंचे खरीद करके खेलते हैं, या मतलब इस प्रकार की क्रिया करते हैं और मतलब किसी बालक को नहीं मिल पाता है, तो वह क्या करता है कि दो काम करेगा। या तो झूठ बोलेगा घर आकर के कि मुझे किताब चाहिए या पेंसिल चाहिए या कुछ भी चाहिए, और उसका उपयोग जो है वो दूसरी जगहों पर करेगा, खेलने कूदने की सामग्री खरीदने में या चॉकलेट टॉफी खाने में या किसी अन्य गतिविधि में भी वो कर सकता है, ऐसा करता है। ठीक है, तो इस मतलब वो बहानेबाजी वही। या फिर क्या करेगा, मान लीजिए अगर उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो क्या करेगा, वो चोरी भी करना शुरू कर सकता है। चोरी करने का मतलब कॉमन सा फैक्ट है, देखते हैं कि बाल्यावस्था में किसी ने पेंसिल चुरा ली, किसी ने किताब चुरा ली, किसी ने किसी का कटर चुरा लिया, तो ये सब कॉमन सी चीजें हैं जो बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं। ठीक है, घर आता है तो बहाने बनाता है, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति की अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहानेबाजी करता है अपने माता पिता से, अपने अभिभावकों से। तो ये वाली प्रवृत्ति जो देखी जाती है सबसे ज्यादा देखी जाती है कहाँ पे, बाल्यावस्था में। किसमें, बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था की एक और विशेषता है, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, क्या है, चौथा अगर हम देखें तो भाई बहन के बीच और मित्रों या दोस्तों का सकते हैं आप, मित्रों के बीच झगड़ने की अवस्था, एक विशेषता है बाल्यावस्था की। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ना तो समझाने की जरूरत है ना तो समझने की जरूरत है, आप आराम से इन चीजों को जानते होंगे कि बाल्यावस्था में अक्सर देखा जाता है कि भाई बहनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, आपने हर घर में यही होता है कि भाई बहनों के बीच, लेकिन किशोरावस्था में नहीं होता है, किशोरावस्था में नहीं होता है, सिर्फ बाल्यावस्था में होता है। भाई बहन के बीच या मित्रों के बीच झगड़ने की जो अवस्था होती है छोटी छोटी बातों को लेकर के, क्योंकि समझदारी नहीं होती है तो छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या करते हैं, झगड़ा, आपस में झगड़ लेते हैं, तुरंत झगड़ा हो जाता है। लेकिन एक इसमें कॉमन सा फैक्ट और है, इसमें कॉमन सा फैक्ट एक ये है कि अगर इनके बीच झगड़ा होता है तो इसी अवस्था में इजी टू मॉडरेट हो जाइए, यही एक अवस्था है जिसमें जल्दी ही झगड़ते भी हैं और जल्दी ही मित्रता भी स्थापित कर देते हैं। ठीक है, मित्रता भी तुरंत स्थापित हो जाती है, 10 मिनट या 5 मिनट भी नहीं बीतता है, फिर जो है जिस दोस्त के साथ झगड़े हैं या भाई बहन आपस में झगड़े हैं, 10 मिनट बाद फिर कॉमन सा व्यवहार करने लगेंगे। तो ये वाली जो विशेषता देखी जाती है मेनली बाल्यावस्था में देखी जाती है, यानी जल्दी तुरंत ही झगड़ने की अवस्था या तुरंत ही रूठ जाने की अवस्था। ठीक है, या तुरंत ही मतलब मनाने की अवस्था, मतलब मान भी बहुत जल्दी जाता है बालक। तो ये सारी अवस्थाएं या चीजें जो देखने को मिलती हैं मेनली बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं। एक आईएमपी फैक्ट है पांचवा, समलिंगी आकर्षण। अच्छा, समलिंगी आकर्षण का मतलब होता है कि समान लिंग के, यानी इसका मतलब हो गया कि बालक प्लस बालक के प्रति आकर्षित होता है और जो बालिका होती है वो बालिका के प्रति आकर्षित होती है। ठीक है, यही रीजन है कि बालक बालक के दोस्त बनते हैं और बालिका बालक के दोस्त बनते हैं। दोनों की दोस्ती अलग अलग होती है, बालक का बालक में इंटरेस्ट होता है और बालिका का बालिका में इंटरेस्ट होता है, लेकिन किशोरावस्था में जाते जाते यही एक्सचेंज हो जाता है, मतलब जो आकर्षण होता है ना, ये मतलब तुरंत एक्सचेंज होता है, समलिंगी से विपरीत लिंगी हो जाता है। तो समलिंगी आकर्षण की जो भावना पाई जाती है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। तुरंत ऑप्शन आपका जाएगा बाल्यावस्था में। ठीक है, बालक का बालकों के प्रति और बालिकाओं का बालिकाओं के प्रति। ठीक, तो इतने फैक्ट क्लियर हो गए। छठा वाला फैक्ट देख लेते हैं, भाषा विकास की तीव्रता या भाषा को सीखने की तीव्रता देखी जाती है किस अवस्था में, इसी अवस्था में, बाल्यावस्था में। ये वाला फैक्ट बहुत ही अहम है
कि भाषा विकास की जो तीव्रता देखी जाती है किस अवस्था में देखी जाती है, बाल्यावस्था में देखी जाती है। ठीक है, ये वाला फैक्ट एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है कि भाषा विकास की तीव्रता किस अवस्था की विशेषता है, तो बाल्यावस्था की विशेषता है। क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है, जो बालक हो चाहे बालिका हो, बालक भाषा के प्रति अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील भाषा के प्रति संवेदनशील होता है और ग्रहणशील होता है। ज्यादा से ज्यादा मतलब अर्जन करना चाहता है, किसको, भाषा को। तो आपका ऑप्शन तुरंत जाएगा भाषा की ग्रहणशीलता की अवस्था, या भाषा की संवेदनशीलता, भाषा के प्रति संवेदनशीलता की अवस्था, या भाषा के विकास की जो तीव्रता की अवस्था है, ये किसमें देखी जाती है, तो मेनली बाल्यावस्था में देखी जाती है। किशोरावस्था में जाते जाते चूंकि भाषा के कोई भी जो भी भाषा है उस भाषा का विकास उसका लगभग हो चुका होता है, उसका परिमार्जन होता है, या उसका परिमार्जन के साथ साथ उसमें कई सारे बदलाव आते हैं। लेकिन यहाँ पे तीव्रता कहाँ आती है, या संवेदनशीलता कहाँ आती है, ग्रहणशीलता कहाँ आती है, सबसे अधिक आपको देखी जाती है बाल्यावस्था में। ठीक है, तो इस वाले फैक्ट को आप लोग क्लियर करके रखिए। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद आगे वाला फैक्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा भाषा से कुछ चीजें क्लियर करनी हम लोगों को, उसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा माइनर सा अंतर देखने को मिलता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, पहला फैक्ट करते हैं भाषा के बारे में कि बालिकाएं जो होती हैं, बालिकाएं बालकों की अपेक्षा भाषा को तीव्र गति से सीखती हैं या विकास होता है। ठीक है, दूसरा फैक्ट, 2-3 फैक्ट देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालिकाएं बालकों की अपेक्षा भाषा में शब्दों का प्रयोग अधिक करती है। ठीक है, तीसरा फैक्ट देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बालिकाएं बालकों की अपेक्षा शब्दों की अभिव्यक्ति अच्छे से करती है। एक और है चौथा, बालिकाएं बालकों की अपेक्षा वार्तालाप
वार्तालाप में अधिक कुशल। चार फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हुए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन फैक्टों पर। भाषा की बात आई तो भाषा में चार विशेषताएं पाई जाती हैं। मेनली ये चार जो विशेषताएं हैं, ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसको आपको याद करके रखना है। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है। पहला क्या है, बालिकाएं बालकों की अपेक्षा भाषा को तीव्र गति से सीखती हैं। या हम कह सकते हैं कि जो बालिकाएं होती हैं वह भाषा को, ठीक है, बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से सीखती हैं, या हम कह सकते हैं कि ग्रहण करती हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रयोग करती हैं, ठीक है। दूसरा, बालिकाएं बालकों की अपेक्षा भाषा में शब्दों का प्रयोग अधिक करती हैं। कोई भी भाषा अगर बोलती है तो उसमें उनके शब्द अधिक होते हैं, किससे, बालकों की अपेक्षा शब्द अधिक होते हैं, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंसेज आपको याद रखना है कि शब्दों की अधिकता, भाषा के प्रयोग में शब्दों की अधिकता बालक में होती है अधिक, बालक में होती है कि बालिका में होती है, तुरंत ऑप्शन मारेंगे आप, बालिका में होती है। तीसरा फैक्ट है, बालिकाएं बालकों की अपेक्षा शब्दों की अभिव्यक्ति अच्छे से करती हैं। शब्दों की अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ, जो भाषा में, क्योंकि भाषा जो है शब्द से ही वाक्य बनता है और वही भाषा बन जाता है, तो शब्दों की जो अभिव्यक्ति होती है, शब्दों को प्रकट करने की या विचारों को, शब्दों को या विचारों को जो प्रकट करने, व्यक्त करने या प्रकट करने की बात होती है, तो बालकों की अपेक्षा अच्छे ढंग से करती है। बालकों की अपेक्षा क्या करती है, अच्छे ढंग से। यानी कि भाषा को प्रकट करने या विचारों को प्रकट करने की कुशलता किसमें ज्यादा होती है, इजी टू मॉडरेट आइए, कि कुशलता किसमें ज्यादा होती है, कह सकते हैं कुशलता किसमें अधिक होती है, स्किल जो होता है, भाषा लैंग्वेज स्किल जो होता है वो किसमें अधिक होता है, बाल्यावस्था में, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि बालिका में होता है, ठीक है। अगला फैक्ट है, बालिकाएं बालकों की अपेक्षा वार्तालाप में अधिक कुशल होती हैं। वार्तालाप में क्या होती हैं, अधिक कुशल होती हैं, कौन, बालिकाएं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप देखेंगे, मैं बाल्यावस्था की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे जीवन की बात कर रहा हूं। दो लड़के एक साथ एक मेज पर बैठे हुए हैं, ठीक, या दो लड़कियां एक साथ एक मेज पर बैठी हुई हैं, दो लड़के या दो लड़कियां, चार लड़के मतलब जो कुछ भी हो, एक साथ यात्रा कर रही हैं, ठीक है, और एक दूसरे से अनजान है, मतलब अगर मित्र हैं, एक दूसरे को जानने पहचानने वाले हैं, तो वार्तालाप तो होना एकदम मतलब यूनिवर्सल फैक्ट है, वार्तालाप होगा ही भाई, एक दूसरे को जानते हैं तो। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तब क्या होगा, नहीं जानते हैं तो एक कॉमन सा फैक्ट देखने को मिलता है कि हम जो है आजमगढ़ से बनारस की यात्रा अपने साथ वाले, अपने सह यात्री के साथ पूरी यात्रा कर लेंगे 100 किलोमीटर की, और ऐसा हो सकता है कि हम दोनों के बीच कोई वार्तालाप न हो। लेकिन अगर दो अपरिचित लड़कियां हो, अगर उनके बीच वार्तालाप न हो यात्रा के दौरान या किसी चीज के दौरान, ये असंभव है, ठीक है। तो जल्दी एक चीज और इससे निकल करके सामने आता है कि जो लड़कियां होती हैं, पांचवा फैक्ट होता है कि लड़कियां मित्रता स्थापित करने में लड़कों से अधिक कुशल होती हैं। उनकी मित्रता जो है चलते चलते बन जाती है, यात्रा करते करते बन जाती है, ठीक है। लेकिन हम लोगों की मित्रता नहीं बन पाती है, ना तो हम, मैंने बोला ना कि हम लोग बहुत दूरी तक एक साथ बैठ करके यात्रा कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि बातचीत ना हो, लेकिन लड़कियों के बीच या औरतों के बीच ऐसा हो, ऐसा संभव नहीं है। तो एक चीज देखने को मिलता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी मित्रता स्थापित करने में लड़कों से अधिक कुशल होती हैं, मतलब उनसे जल्दी मित्रता स्थापित हो जाती है। तो ये वाला फैक्ट भी आईएमपी है, ठीक है। और ये वाली चीज सिर्फ मैं बाल्यावस्था की नहीं बात कर रहा हूँ, ये आपको मतलब लगभग किशोरावस्था से लेकर के युवावस्था सब में देखी जाती है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, इनको आपको क्लियर करके रखना है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है।
चलिए आगे चलते हैं। छठा फैक्ट, बालक बालिकाओं की अपेक्षा, बालिकाओं की अपेक्षा मित्रता को अस्थायित्व प्रदान करने में पीछे रहते हैं। बाल्यावस्था में एक विशेषता देखी जाती है कि मित्र तो बन जाते हैं, मित्र बन गए, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन सा फैक्ट देखने को मिलता है कि जो बालिकाओं की दोस्ती होती है वह बालकों की अपेक्षा अधिक अस्थायित्व की भावना, अस्थायित्व की गुंजाइश ज्यादा होती है। लेकिन लड़कों की जो दोस्ती होती है इसमें अस्थायित्व का भाव थोड़ा कम होता है, ठीक है। लेकिन लड़कियों की दोस्ती में अस्थायित्व का भाव अधिक होता है। तो अगर अस्थायित्व की बात करें कि बाल्यावस्था में अस्थायित्व, मित्रता में अस्थायित्व की भावना किसमें अधिक होती है, तो तुरंत ऑप्शन मारिएगा, लड़कियों में अधिक होती है, ना कि लड़कों में अधिक होती है। बाद में चल करके इसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ था कि बाल्यावस्था में बहुत से सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। तो एक फैक्ट हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों, अब सामाजिक गुण कौन कौन से हैं, बहुत से आते हैं। तो 4-5 एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे दया हो गया, परोपकार हो गया, सहयोग हो गया, सद्भावना हो गया, दया, परोपकार, सहयोग, सद्भावना आदि हम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के गुणों का विकास होता है बाल्यावस्था में। लेकिन अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था में सामाजिक और नैतिक जो गुण होते हैं, जो नैतिक मानदंड होते हैं, इनका विकास किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। शैशवावस्था में होता नहीं है। शैशवावस्था में बच्चा अंतर्मुखी होता है, ज्यादा से परिवार के संपर्क में ही रहता है, कुछ चीजों को सीखता है, कुछ माता पिता सिखाते हैं, लेकिन अभी उसकी मानसिक बुद्धि इतनी विकासशील नहीं होती है कि वो इन सब चीजों के बारे में जाने। लेकिन जब, चूंकि मैंने पीछे पढ़ा दिया है कि बाल्यावस्था में बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है, ठीक है, बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है, लोग, समाज, स्कूल, मित्र वगैरह के संपर्क में आता है, तो उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो बच्चे में आत्म प्रेम की भावना, स्व प्रेम की भावना जो है परिप्रेम में भी विकसित होने लगती है। इन्हीं सब चीजों का मेन प्रभाव ये होता है कि बालक के अंदर जो है इन सब भावना का विकास होना शुरू होता है। दया, परोपकार, सहयोग, सद्भावना, ठीक है। इस प्रकार के बहुत से सामाजिक गुण हैं जिनका विकास किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। और ये सब जो गुण होते हैं इनमें जो है परिमार्जन, इनमें ऐसा नहीं है कि ये जो गुण है इनमें परिवर्तन और परिमार्जन, किशोरावस्था में होता है, ठीक है। और इसके उद्देश्य भी जो है बदलते रहते हैं। लगभग इसके जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य मतलब विस्तृत और बदलाव की बात अगर हम करें, ठीक है। एक चीज यहाँ पे एक कॉमन फैक्ट और भी उभर करके आता है कि जो सामाजिक और नैतिक गुण है इनका विकास बाल्यावस्था में होता है,
ठीक है। लेकिन इन गुणों का जो उद्देश्य होता है वह बाल्यावस्था में अभी सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। ये सीमित होता है, विस्तृत नहीं होता है। विस्तृत कब हो जाता है? विस्तृत होता है आपके किशोरावस्था में जाकर के इनका विस्तार होता है, इनका विस्तार होता है। और परिमार्जन की बात अगर हम करते हैं तो इन गुणों का परिमार्जन भी किशोरावस्था में होता है। ठीक है, बदलाव भी किशोरावस्था में होता है, जो कि आगे चल करके युवावस्था में जब हम जाते हैं तो इसमें कई नवीन चीजें स्थिति और परिस्थिति के अनुसार आती जाती रहती है। ठीक है, जैसे अगर एक फैक्ट में हम लोग समझना चाहें, ये दया वाली भावना या परोपकार वाली भावना या सहयोग वाली भावना या सद्भावना वाली भावना, ये सारी भावना बाल्यावस्था में जो विकसित होती है तो किन के प्रति होगी? जितना बड़ा उसका सामाजिक दायरा होगा उन्हीं लोगों के प्रति विकसित होगी, पहली बात। और जितनी उनकी मानसिक क्षमता होगी, मानसिक बुद्धि होगी, उतना ही उसका विकास होगा। ठीक, तो ये वाला फैक्ट आई होती है। ये चीजें आपको याद करके रखना है कि इन चीजों की भावना जो होती है, विकास तो होता है लेकिन सीमित होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? सीमित होता है। दायरा क्या होता है? विस्तृत नहीं होता है, सीमित होता है। किशोरावस्था में जाकर के यह विस्तृत हो जाता है और इसमें परिमार्जन और बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आपको याद करके रखना है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे ने कई अवस्थाओं का जिक्र किया है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत और अवस्था को हम उनके उचित स्थान पे बताएंगे। लेकिन बाल्यावस्था में उन्होंने एक बात कही थी कि जीन पियाजे के आंत प्रज्ञ काल में बालक विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। ठीक है, अब जीन पियाजे, जीन थोड़ा सा हम लिख देते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, इसके बाद समझते हैं हम लोग। जैसे डॉक्टर हो गया, चिकित्सक आप जिसको बोलते हैं, पुलिस हो गया, या एक्टर बोलते हैं जिसको, कलाकार हो गया, बहुत सारी भूमिकाएं हैं उसमें। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बालक होते हैं जब वो खेलते हैं तो उनके कुछ इस प्रकार के खेल होते हैं, जैसे चोर पुलिस का खेल खेलते हैं ना। चोर पुलिस का खेल अगर खेलते हैं तो कोई बालक चोर की भूमिका निभाता है, कोई पुलिस की भूमिका निभाता है। हाँ, और कोई बालक मान लीजिए कुछ ऐसे भी खेल खेलते हैं जिसमें वो कोई डॉक्टर की भूमिका निभाता है तो कोई रोगी की भूमिका निभाता है ना, ऐसे निभाता है। मान लीजिए कोई ऐसा भी होता है, कोई शिक्षक की भूमिका निभाता है तो कोई छात्र की भूमिका निभाता है। तो ऐसे करके बहुत सी भूमिकाएं जो होती हैं, किस अवस्था में ऐसी भूमिकाओं को निर्वहन करने की जो अवस्था होती है, किस अवस्था में विकसित होती है, तो एक बाल्यावस्था में होती है। और इसमें आप बहुत सारी चीजें देखेंगे कि इन भूमिकाओं को बालक कहाँ दिखाता है? खेल के माध्यम से इन सारी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज हो गई। या तो मान लीजिए स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है नाटक के माध्यम से। ठीक है, मान लीजिए नाटक के माध्यम से या किसी कार्यक्रम के माध्यम से, नाटक या कार्यक्रम के माध्यम से
क्योंकि बालक की मानसिक स्थिति या मानसिक विकास इस प्रकार का हो गया होता है कि वह इस प्रकार की भूमिकाओं को अदा करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से स्कूल और कॉलेज में बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें नाटक प्रदर्शन वगैरह वगैरह चीज़ें जो भी दिखाया जाता है, तो उसमें बालक और बालिकाएं जो होती हैं, कोई राम की भूमिका निभाता है, कोई सीता की भूमिका लड़की निभाती है, मान लीजिए कोई राम की भूमिका नाटक में निभाता है, कोई लड़की सीता की भूमिका निभाती है, कोई लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाती है, ठीक है। कोई जो है भगत सिंह की भूमिका निभाता है, तो कोई रावण की भी भूमिका निभाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सारी भूमिकाओं को अदा करता है किस खेल के माध्यम से, या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम या नाटक के माध्यम से, या किसी प्रदर्शन के माध्यम से इन भूमिकाओं का निर्वहन देखने को मिलता है। कहाँ पे? बाल्यावस्था में। और इसका एक रीजन ये भी है कि इस अवस्था में इन भूमिकाओं में बालक की क्या होती है, बालक की रुचि भी अधिक होती है, बालक की रुचि भी अधिक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की भूमिका, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करते हैं कि इस प्रकार की भूमिका जो बालक निभाता है तो किस अवस्था में, जीन पियाजे की किस अवस्था में निभाता है? तो जीन पियाजे के आंत प्रज्ञ काल में, आंत प्रज्ञ काल में। और आंत प्रज्ञ काल क्या होता है, कब से कब चलता है? जब जीन पियाजे का वो पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहाँ ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, इन सब चीजों को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मानसिक, मैंने कई चीजें पढ़ा दी हैं। अब जो मानसिक, अगर शारीरिक विकास को पढ़ लिए हैं, मानसिक विकास भी पढ़ लिए हैं, तो मानसिक विकास में कुछ तथ्य आते हैं। मानसिक विकास में जैसे तर्क शक्ति या चिंतन, स्मरण शक्ति, ठीक है, संवेदनशीलता, ये सारी चीजें। एक और है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल पढ़ाऊंगा, कार्य और कारण की बात, कार्य कारण संबंध। जैसी मानसिक क्षमताओं का विकास किस अवस्था में होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था में होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज ये है कि चूंकि हम बाल्यावस्था को दो भागों में बांटते हैं, 6 से 9 वर्ष संचय काल और 9 से 12 वर्ष परिपाक काल। तो अगर यहाँ पे इन चीजों की अगर हम बात करें, तर्क शक्ति की बात करें, चिंतन की बात करें, स्मरण शक्ति की बात करें, संवेदनशीलता की बात करें, कार्य कारण संबंध की बात करें, तो ये जो है इसका विकास, इसका मतलब सही विकास अगर देखा जाए तो किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था के परिपाक काल में। यानी परिपाक काल कब चलता है आपका? 9 से 12 वर्ष की अवस्था में इनका विकास ज्यादातर देखने को मिलता है। तो अगर आपके ऑप्शन में बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था एकदम क्लियरली मारेंगे, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा सा अगर डीप चला गया और उसमें संचय काल और परिपाक काल देख दिया कि उचित विकास किस अवस्था में होता है, तब आपका ऑप्शन जाएगा कि परिपाक काल में, ठीक है। अब हम चलेंगे, एक अलग से हमको फैक्ट है जिसपे हमको जानना चाहिए, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध की अगर बात करें, ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। देखिए, बाल्यावस्था में संचय काल में नहीं, 6 से 9 वर्ष के संचय काल में नहीं, 9 से 12 वर्ष के काल में हम बात करते हैं। यानी कि परिपाक काल में, कब? परिपाक काल में बालक विभिन्न विषयों से संबंधित विस्तृत सूचना
विस्तृत सूचना प्राप्त करता है और वस्तुओं को कार्य कारण संबंध से जोड़कर समझने का प्रयास करता है। आई एम दी फैक्ट है। यहाँ पे हम एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं जिनको पिता कहा जाता है अरस्तु को। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अरस्तु है या कौन है। मैंने जब पहला वीडियो बनाया था तो वहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया था कि किसको साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चलते हैं। समझने का प्रयास करता है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट या दार्शनिक हम उनको कर सकते हैं, अरस्तु की बात करेंगे। अरस्तु की एक पुस्तक है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कारणता सिद्धांत की व्याख्या दी है। ठीक है, अब अरस्तु की बात हो गई कि भैया कारणता सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या किसने दी है? अरस्तु ने दी है। इन्होंने कारणता को 4 भागों में बांटा है। इन्होंने कारणता को 4 भागों में बांटा है। कारणता को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांट करके समझाने का प्रयास किया है। अब पहले इतना क्लियर कर लेते हैं, फिर अरस्तु के पास चलते हैं। क्या क्लियर करना है हमको? मानसिक विकास तो हो गया, परिपाक का मैंने समझा दिया है। कार्य कारण संबंध, देखिए कार्य कारण संबंध की अगर बात करें तो अगर आपका ऑप्शन होगा तो बाल्यावस्था ही होगा, लेकिन बाल्यावस्था में भी अगर संचय काल और परिपाक काल दिया है तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा परिपाक काल में, ना कि संचय काल में जाएगा। ठीक है, तो परिपाक काल में बालक क्या करता है? विभिन्न विषयों से संबंधित विस्तृत सूचना प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, उसके सामने कोई चीज है, ठीक है, तो वह उसके बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करता है। क्या नहीं, क्या का प्रश्न तो सैसों काल में आता है, क्यों और कैसे का प्रश्न अब यहाँ पे उपस्थित हो जाता है। क्यों है, अगर ये चीज है तो क्यों है और कैसे है। ठीक है, तो किसी भी चीज के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त करने की जो अवस्था है वो कौन सी है, या प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो बाल्यावस्था है। ठीक है, वह यह नहीं मानता। मान लीजिए उसने एयर कंडीशनर को देखा, ठीक है, तो एयर कंडीशनर को देखने के बाद वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहता, जैसे शैशवावस्था में तो ये जान लिया कि एयर कंडीशनर इससे ठंडी हवा आती है, ठीक है, बस इतना जान लिया। लेकिन बाल्यावस्था में अब वो उस पर विस्तृत सूचना उससे प्राप्त करना चाहता है, मतलब कि उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे बना होगा, ठीक, ऐसी चीजें अगर बिगड़ गई तो फिर क्या होगा, ऐसे करके। तो विस्तृत सूचना प्राप्त करने का जो काल होता है परिपाक काल होता है, और इसी समय बालक अपने परिपाक काल में ही मेंदी कार्य और कारण संबंध स्थापित करके वस्तुओं को समझने और जानने का प्रयास करता है। अब इसकी बात अगर करते हैं तो मैंने अरस्तु का नाम लिया था। एक अरस्तु दार्शनिक साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स। इनकी पुस्तक क्या है? पहली बात तो ये कि पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है, तो आपका ऑप्शन रहेगा अरस्तु की पुस्तक है। और कारणता सिद्धांत की व्याख्या अरस्तु ने अपने किस पुस्तक में करी है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कि भैया कारणता सिद्धांत की व्याख्या अरस्तु जी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में करी है। ठीक है ना। और कारणता को अरस्तु ने कितने भागों में बांट करके समझाने का प्रयास किया है, तब आपका ऑप्शन जाएगा कि 4 भागों में बांट करके समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था संबंधित है इसलिए इसका जिक्र करना यहाँ पे जरूरी है। इसको कैसे समझते हैं, चलिए इसको मिटा करके समझने का प्रयास करते हैं कि अरस्तु ने 4 भागों में कैसे बांटा हुआ है। ठीक, चार भागों में बांटा है।
तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे को देखते हैं और देखिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए पहली बात उन्होंने करी, पहला उन्होंने कहा उत्पादन कारण, उत्पादन कारण, ठीक है। उत्पादन कारण को उन्होंने बोला मिट्टी का लोदा, ठीक है, जिसको ढेर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा निमित्त कारण, निमित्त कारण, निमित्त कारण। ये था कुंभकार, निमित्त कारण कुंभकार। चौथा, तीसरा इन्होंने कहा स्वरूप कारण, स्वरूप कारण, यानी कि कुंभकार के मस्तिष्क में विचार, कार के मस्तिष्क में विचार। कार्य कारण, चौथा कार्य कारण, ठीक है। घड़ा, ये है इनका, ये इनके कारणता के सिद्धांत में उन्होंने 4 चीजों की बात करी थी। तो बालक किसी भी चीज को समझने का प्रयास करता है तो कार्य कारणता सिद्धांत के आधार पर प्रयास करता है। इसीलिए अरस्तु का ये वाला सिद्धांत बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। जैसे देखिए कार्य कारण तो घड़ा हो गया, जब हमने कार्य किया तो उसका कारण उपस्थित हो गया। अच्छा यहां पे देखिए पहला हुआ उत्पादन कारण। किसी भी, जैसे घड़ा है ना, अब घड़े का उत्पादन हुआ, घड़े अपने मूल स्वरूप में आया, तो मूल स्वरूप में कैसे आया? मूल स्वरूप में घड़ा जो है अपने मूल स्वरूप में कैसे आया? ये मूल स्वरूप में अब यहाँ पे प्रश्न बन जाता है ना कैसे। और आपको पता ही है कि क्यों और कैसे का जो प्रश्न होता है बालक कब पूछता है? बाल्यावस्था में पूछता है, और खासकर परिपाक काल में, ठीक है। जिज्ञासा की प्रबलता होती है परिपाक काल में। तो मूल स्वरूप में घड़ा कैसे आया? तो अब इसके मूल स्वरूप को समझने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा कि अब ये घड़ा कैसे बना, किसने बनाया, ये सारी चीजें। तो पहला आ जाता है उत्पादन कारण। उत्पादन कारण का मतलब क्या होता है? उत्पादन का मेन जो कारण है कि घड़े के निर्माण का जो मेन कारण है और प्राथमिक कारण, इसको हम प्राथमिक कारण कहते हैं। इजी टू मॉडरेट भी जानने की कोशिश करिए, प्राथमिक कारण। अब अगर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन कर दे कि भैया अरस्तु के कारणता सिद्धांत का प्राथमिक कारण क्या है, तो सोचने लग जाइएगा। सोचना नहीं है, प्राथमिक कारण क्या होगा? उत्पादन कारण होगा। और प्राथमिक कारण, तो क्वेश्चन करें कि प्राथमिक कारण का कारणता क्या है अरस्तु के सिद्धांत का, तो प्राथमिक कारण का कारणता क्या है? मिट्टी का लौदा। क्योंकि हमको अगर घड़ा बनाना है तो मिट्टी हमको चाहिए, ठीक है। अच्छा मिट्टी ले ली हमने। अब दूसरी बात होती है निमित्त कारण की। निमित्त कारण का मतलब होता है निर्माण कारण। निर्माण कौन करेगा, किसने निर्माण किया? तो प्राथमिक कारण और द्वितीय कारण में आ जाता है कुंभकार, ये होगा द्वितीय कारण। तो अगर क्वेश्चन करें कि द्वितीय कारण कौन है, तो द्वितीय कारण होगा कुंभकार। क्योंकि मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए कुंभकार, मतलब जो घड़ा बनाता है उसकी जरूरत पड़ेगी, वही घड़ा बनाएगा ना, एक मिस्त्री तो होना चाहिए। तो निमित्त कारण कौन बनेगा? कुंभकार बनेगा, जो कि द्वितीय कारण है, ठीक है। तृतीय कारण क्या होगा? स्वरूप कारण। स्वरूप कारण और एक कुंभकार। स्वरूप कारण का मतलब क्या होता है? कुंभकार के मस्तिष्क में विचार, यानी कि तृतीय कारण। अब ये तृतीय कारण जो है, कुंभकार के मस्तिष्क में विचार आना जरूरी है, क्योंकि कुंभकार अपने मस्तिष्क में उसका खाका तैयार करेगा कि हमको कैसे इसको घड़े का स्वरूप देना है। क्या देना है? घड़े का स्वरूप देना है। तो स्वरूप अगर देना है तो मस्तिष्क में उसका एक स्वरूप बनना जरूरी है। और स्वरूप किसके मस्तिष्क में बनेगा? जो बनाने वाला है, यानी कुंभकार के मस्तिष्क में बनेगा, ठीक है। और जब उसके मस्तिष्क में ये स्वरूप कारण
बन जाएगा तभी वह किसी वस्तु का निर्माण करेगा। और वो कुंभकार है तो कार्य कारण, लास्ट में जो कार्य कारण संबंध स्थापित होगा, ये जो लौंडा है मिट्टी का, और लास्ट में घड़ा जो है ये कब तैयार होता है, अपने मूल स्वरूप में कब आता है, चतुर्थ कारण में या अवस्था में। ठीक है, तो ये है अरस्तु का कार्य कारणता सिद्धांत, जिसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। और यहाँ पे इसकी व्याख्या इसलिए करी गई है कि बाल्यावस्था में बालक कार्य कारण संबंधों को, कार्य कारण संबंध स्थापित करके ही किसी चीज के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त करता है। तो अगर घड़े के बारे में उसको सूचना प्राप्त करनी है तो उसको इन 4 चरणों से गुजरना होगा। उत्पादन कारण से गुजरना होगा। उत्पादन कारण में क्या है, मिट्टी का लौंडा। ठीक है, यानी कि घड़े बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो मिट्टी के लौंडे की। अब निमित्त कारण दूसरे चरण पे आते हैं कि भैया मिट्टी का लौंडा मिल गया, मिट्टी का लौंडा मिलने से ही काम नहीं चलेगा। अब उसको जो है कोई बनाने वाला चाहिए, बनाने वाला यानी निमित्त कारण, निर्माण करने वाला चाहिए। तो निर्माण करने वाला कौन होगा, कुंभकार होगा। और कुंभकार भी तभी उसको बना पाएगा जब उसके मस्तिष्क में जो चीज बनानी है उसके स्पष्ट विचार, मतलब स्पष्ट खाका तैयार होगा। तो स्वरूप कारण के अंतर्गत कुंभकार के मस्तिष्क में विचार, यानी तृतीयक कारण या तृतीयक स्वरूप। ठीक है, कार्य कारण क्या, लास्ट वाला कार्य कारण यानी घड़ा। अब जब उसके मस्तिष्क में विचार हो गया तब उसने बनाना शुरू कर दिया, और बना करके अंत में रिजल्ट निकल करके क्या आया, घड़ा निकल करके आया। ठीक है, तो कार्य कारण यहाँ पे आकर के समाप्त हो जाता है। यानी बालक अगर घड़े के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो इन चीजों के बारे में पहले, दूसरे, तीसरे चरण, ये प्राथमिक चरण ये हो गया, ये पहला चरण होता है। ठीक है, इसको जानेगा, फिर द्वितीय चरण को भी जानेगा, फिर तृतीय चरण को भी जानेगा, फिर चौथे चरण को जान लेगा। ठीक है, तो ये होगी, मतलब इन चीजों को जानेगा कब, जब वो कार्य कारण संबंध के आधार पर इन चीजों को जोड़ेगा तभी जान पाएगा। ठीक है, तो अरस्तु के इस सिद्धांत को आपको याद करके रखना है कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। ठीक है, तो कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने इसी आधार पे करी थी। ठीक है, एक हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ था कि बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होता है और शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है। तो यहाँ पर मैं जीन पियाजे का जिक्र करूंगा, इसलिए क्योंकि अब जीन पियाजे के सिद्धांत को तो अलग से हमको पढ़ाना है, उसको हम अलग से पढ़ लेंगे। लेकिन जीन पियाजे के अनुसार बालक अगर बहिर्मुखी होता है, बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बहिर्मुखी होता है। ठीक है, एक चीज तो कंफर्म है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कब होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। क्लियर है, पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन करे, अगर जीन पियाजे की बात करते कि जीन पियाजे ने जिन अवस्थाओं का जिक्र किया है, अब कई अवस्थाएं हैं, उनकी सारी अवस्थाओं को डिटेल्स में जीन पियाजे सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर पूछता है कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक बहिर्मुखी होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब हाँ, अगला फैक्ट देखते हैं। बाल्यावस्था में हठ की प्रबलता देखी जाती है। सबसे ज्यादा हठी, बालक हठी कब होता है, किसी चीज के लिए जिद किस अवस्था में करता है, तुरंत ऑप्शन मारिए कि भैया बाल्यावस्था में करता है। किस अवस्था में करता है, बाल्यावस्था में करता है। अब यहाँ से थोड़ा सा
मतलब इसको क्लियर करते हैं कि हठ की अवस्था कौन सी है, जिद या जिद की अवस्था कौन सी है, तो बाल्यावस्था है। शैशवावस्था भी बालक करता है लेकिन बहुत ही माइनर, कम करता है। अब यहाँ पे जो दो कालों में बांटा गया, संचय काल और परिपाक काल, तो सबसे ज्यादा हठ की प्रबलता संचय काल में देखी जाती है कि परिपाक काल में देखी जाती है। ऑप्शन मानिए संचय काल में, यानी कि कब, संचय काल यानी कि 6 से 9 वर्ष, 6 से 9 वर्ष में जिद की प्रबलता देखी जाती है बालक के अंदर। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं। मिलाने के बाद इस चैप्टर को क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या होना चाहिए, जब बालक क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से समझ जाओगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर डिस्कस करना जरूरी है। जैसे कि बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में बालक को शिक्षा, बाल्यावस्था हम शिक्षा की अगर बात करें तो बाल्यावस्था में बालक को शिक्षा देने के लिए बहुत सारी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि प्रारंभिक पाठशाला तो औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा की अगर बात करें तो शैशवावस्था में बालक को अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। शैशवावस्था में कैसी शिक्षा मिलती है, अनौपचारिक, यानी कि घर पर माता पिता शिक्षा देते हैं, उसमें भी माता की सबसे बड़ी भूमिका होती है। लेकिन बाल्यावस्था में औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ कब होता है, बाल्यावस्था में होता है। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ कब होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था, क्योंकि इसी अवस्था में बालक स्कूल में प्रवेश करता है। ठीक है, क्योंकि यही अवस्था होती है जो स्कूल में या विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है। ठीक है, अच्छा अब इन सब चीजों में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हम अभिभावक हैं, माता पिता को कई सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए कि विद्यालय का ध्यान रखना पड़ेगा। विद्यालय कैसा है भाई, आप ही तो ध्यान रखेंगे, माता पिता ही एडमिशन करवाएंगे, नामांकन करवाएंगे, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब विद्यालय कैसा है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, उसका पाठ्यक्रम कैसा है, सारी चीज़ों का ध्यान हम लोग रखते हैं। और उसके बाद बालक का क्या करते हैं, वहाँ पे नामांकन करवाते हैं। विद्यालय के साथ साथ वहाँ के वातावरण के बारे में भी जानकारी हमको रखनी चाहिए, शिक्षकों के बारे में जानकारी रखना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद प्रदर्शन, वहाँ का प्रदर्शन बच्चों का कैसा रहा है, प्रदर्शन के बारे में जानते हैं। तो ऐसी जानकारी हमको रखना चाहिए कि शिक्षक कैसे होने चाहिए। शिक्षक जो है कहने का मतलब यह है कि टैलेंटेड होने चाहिए। ठीक है, बालकों को पढ़ाने योग्य होने चाहिए, तो अच्छे टीचर होने चाहिए, संस्कारी होने चाहिए, विद्यालय का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके विद्यालय में हमको बच्चों का एडमिशन करवाना चाहिए या नामांकन करवाना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान हम लोग रखते हैं, यानी माता पिता और अभिभावक की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अच्छा अब जैसे विद्यालय में अगर पढ़ाई लिखाई होती है तो विद्यालय का क्या फर्ज बनता है। तो विद्यालय में बालक की शिक्षा आदर्शवादी होनी चाहिए। ये फैक्ट आपको याद रखना होगा, आदर्शवादी होनी चाहिए। बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तुरंत ऑप्शन मारेंगे कि आदर्शवादी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद शिक्षा का या बालक की शिक्षा का स्वरूप पूछे, या बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो आदर्शवादी होनी चाहिए। इसके बाद शिक्षा में किन चीजों का समावेश होना चाहिए।
शिक्षा में बहुत सारी चीजें का समावेश होना चाहिए। शिक्षा में खेल कूद का समावेश होना चाहिए, सचित्र पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि शैशवावस्था में भी ऐसा होता है, बाल्यावस्था में भी सचित्र पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। आप देखिए पाठ्यक्रम उठा करके पुस्तकें सचित्र होती है, क्योंकि चित्रों के माध्यम से बालों को समझ में आसानी से आता है। तो सचित्र पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा लेनी चाहिए। इसके बाद बालकों को अधिक से अधिक वहाँ पे कुछ ऐसे जैसे वाद विवाद हो गया, वाद विवाद, ठीक है, संभाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक प्रदर्शनियां, शैक्षिक प्रदर्शनी, शैक्षिक या सांस्कृतिक पर्यटन, नाटक, कहानी, आदि। नहीं, इसमें जोड़ लेते हैं स्काउटिंग आदि, ठीक है। अच्छा देखिए, बालकों की शिक्षा के दौरान सिर्फ किताबों का ही सहारा नहीं लेना चाहिए। बालकों की शिक्षा के दौरान आजकल हो भी रहे हैं, स्कूल में अनेक ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें बालक भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, और बालकों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित भी हमको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे होता क्या है, देखिए पहले इसको क्लियर करते हैं। विद्यालय में बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि भैया आदर्शवादी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आदर्शवादी होनी चाहिए। बालक को शिक्षा देने में जो पुस्तकें और पाठ्यक्रम जो होने चाहिए उन पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। वो खेल कूद, उसमें खेल कूद को भी शामिल करना चाहिए, ठीक है। और जो पुस्तकें होनी चाहिए उस सचित्र पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, जो कि हो भी रहा है। और स्कूल में वाद विवाद, अब कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। वाद विवाद जैसे भाषण की प्रतियोगिता हो गई, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो गया, शैक्षिक प्रदर्शनियां हो गई जैसे विज्ञान प्रदर्शनी हो गई, और कुछ शैक्षिक सांस्कृतिक पर्यटन हो गया। शिक्षा से संबंधित या बहुत से हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं जिनका पर्यटन करवाया जाना चाहिए, ठीक है। और नाटक कहानी के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, या नाटक कहानी का मंचन किया जाना चाहिए, जिसमें भाग लेने के लिए बालक को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्काउटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सब चीजों से होता क्या है कि बालक का जो मानसिक विकास होता है, मानसिक और शारीरिक प्लस मानसिक दोनों का ही मतलब विकास बेहतर तरीके से होता है, ठीक है। और उसमें सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास भी बेहतर ढंग से होता है। तो उसकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, और ऐसी होती है भी, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों की अगर बात करें तो कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां भी हैं जिनके माध्यम से शिक्षा बालकों को दी जाती है, जैसे कि कुछ विधि हैं। प्रोजेक्ट शिक्षा विधि, डाल्टन
विधि, तीसरा किंडरगार्टन शिक्षण विधि, चौथा बेसिक शिक्षा विधि। ठीक है, ये कुछ शिक्षा की विधियां हैं जिनकी बालकों की शिक्षा की कुछ विधियां हैं, जैसे प्रोजेक्ट शिक्षा विधि है, डाल्टन शिक्षा विधि है, किंडरगार्टन शिक्षा विधि है, बेसिक शिक्षा विधि है। अब इन विधियों की विस्तृत चर्चा हम लोग शिक्षा विधि में करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको इतना ज्यादा जरूरी है कि बालकों के शिक्षण के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक विधियां कौन कौन सी हैं। मेनली तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, डाल्टन शिक्षण विधि, किंडरगार्टन शिक्षण विधि और बेसिक शिक्षण विधि है। अब ये विधियां कौन कौन, इन विधियों के अंतर्गत क्या क्या चीजें समाहित है, इनकी विस्तृत चर्चा जो है शिक्षण विधि के अंतर्गत किया जाएगा। फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि ये विधियां किससे संबंधित है, बालकों की शिक्षण विधि से संबंधित है। उधर मैंने बताया हुआ था मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, शैशवावस्था में मतलब उस विधि से शिक्षा दी जाती है, लेकिन बाल्यावस्था में शिक्षण की ये मेन विधियां होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। एक दो फैक्ट हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। देखिए, सर्वाधिक डांट फटका गलतियां की अवस्था, तो आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में ही सर्वाधिक गलती करने की संभावना किस चीज में होती है, बाल्यावस्था में होती है। मैंने एक चीज बताया हुआ था कि बाल्यावस्था में सत्य असत्य, अवास्तविकता अवास्तविकता के बीच झूलने की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में बालक थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि क्या सही है क्या गलत है। कभी किसी चीज को सही मान लेता है, कभी किसी चीज को सही मान लेता है, तो गलतियां करता है। तो इस समय इसको जो है शिक्षक को, अगर स्कूल में है तो शिक्षक से डांट फटकार पड़ती है, खेलने कूदने में दोस्तों के साथ झगड़ा कर लेता है, या भाई बहनों में घर में झगड़ा हो जाता है, या कई सारी चीजें आपको कई सारी गलतियां करता है, तो डांट फटकार की अवस्था, सर्वाधिक डांट फटकार इसी अवस्था में उसको मिलती है। गलतियां करने की सबसे ज्यादा संभावना किस अवस्था में होती है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया बाल्यावस्था में ही गलतियां करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। लेकिन एक दोनों चीजें, डांट फटकार और गलतियां की अवस्था किशोरावस्था में जाकर के इसमें कमी आ जाती है। किशोरावस्था में गलतियों का स्वरूप बदल जाता है। इसमें जो इसका जो स्वरूप होता है, इसका स्वरूप और किशोरावस्था में गलतियां करने का स्वरूप, दोनों में अंतर पाया जाता है। हाँ, एक चीज को मैंने डिस्कस नहीं किया था कि यौन आचरण की अगर बात करें तो बाल्यावस्था में सुसुप्ता अवस्था में होता है। ठीक है ना, मतलब कि सुसुप्ता अवस्था में होता है, काम भावना की कमी देखी जाती है, किशोरावस्था में जाकर के प्रबल हो जाता है। तो अगर यौन आचरण की बात करें तो बाल्यावस्था में किस अवस्था में होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था में सुसुप्ता अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब बाल्यावस्था से संबंधित इतने फैक्ट रहे हैं, इन सब फैक्टों को आप याद करके रखेंगे, यही से क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो है सकारात्मक ऑप्शन होता है उसको लेकर के चलना चाहिए, नकारात्मक ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहिए। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मिला जुला करके जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं सब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो बाल्यावस्था से इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बाल्यावस्था का कंक्लूजन, बाल्यावस्था से मैंने सारी चीजें क्लियर करवा दी हैं। हालांकि जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, जैसे कि किशोरावस्था में जाएंगे या किसी भी अवस्था में जाएंगे, तो वहां पर हमको करना क्या होगा कि कुछ फैक्ट को जोड़ करके पढ़ेंगे। जब हम जोड़ करके पढ़ते हैं ना, जैसे अब किशोरावस्था में जाते हैं तो उसको बाल्यावस्था से जोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे, तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आती जाती रहेंगी और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा।
ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, दोस्तों मैं एक चीज यहीं पे क्लियर करवा दूं क्योंकि अगली पार्ट में नहीं, थोड़ा सा छूट गया था। निराशा की एक फैक्ट है, निराशा की भावना, निराशा की भावना, ठीक है। तो बाल्यावस्था में निराशा की भावना अधिकतर देखी जाती है। हालांकि निराशा की ऐसी भावना है जो सारी उम्र में चलती है, लेकिन ये भावना जो विकसित होती है मेनली ये बाल्यावस्था में होती है। अब एक इसका भी रीजन है। रीजन क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को बच्चा प्राप्त करना चाहता है या जो कुछ भी समझने की कोशिश करता है, चाहे वो पाठ्यक्रम से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, खेल कूद से संबंधित हो या किसी और चीज़ से संबंधित हो, तो उसको नहीं मिलने पर, न प्राप्त होने पर उसके अंदर निराशा की भावना आती है। और जो निराशा की भावना की प्रबलता देखी जाती है ये बाल्यावस्था में देखी जाती है। तो इस फैक्ट को भी आप याद करके रखिएगा, ठीक है ना। एक और फैक्ट है, शैशवावस्था में देखा जाता है भय की। अगर हम बात करते हैं तो शैशवावस्था में एक चीज देखा गया है कि शैशवावस्था में शिशु को वर्तमान का भय रहता है, वर्तमान का भय रहता है। बाल्यावस्था में असफलता का भय होता है। बाल्यावस्था में उसको असफलता से डर लगता है, शैशवावस्था में उसे वर्तमान से डर लगता है, वर्तमान से भय होता है। बाल्यावस्था में उसको किससे भय होता है? असफलता से। कई सारी गतिविधियों में शामिल होता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे खेल कूद हो या कोई भी अन्य क्रियाकलाप है, तो उसमें असफलता का जो डर होता है किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था में। सबसे आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था में होता है। किशोरावस्था में जाकर के चेंज हो जाता है। किशोरावस्था में व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है, ठीक है। तो भविष्य की असफलता का जो डर होता है किशोरावस्था में होता है। हाँ, एक चीज और देख लीजिए आप लोग, मतलब इसको क्लियर करिए कि बाल्यावस्था में आगे निकलने की सोच विकसित होती है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अपने पर ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में से कोई भावना नहीं होती। बाल्यावस्था में बालक जो है स्कूल में प्रवेश करता है, विद्यालय में प्रवेश करता है और इसके बाद जो है खेल कूद जैसे नाटक प्रदर्शनी वगैरह सब में भाग लेता है। तो वह चाहता है कि मैं सबसे बेस्ट करूं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट की भावना क्या होती है? अब एक गलत है या सही है? आई एम द बेस्ट, इसकी जो भावना है ये मेनली जो है विकसित जो होती है वो बाल्यावस्था में होती है, ठीक है। किशोरावस्था में जाकर के यहाँ पे बालक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश नहीं करता है। जैसे क्या हुआ कि फलाने लड़का या कोई भी लड़का, उसका हम उम्र का लड़का किसी भी चीज में उससे तेज है या आगे है, तो उसको पीछे करने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। सामंजस्य स्थापित और नहीं कर पाएगा तो उसमें निराशा की भावना होगी। लेकिन जब किशोरावस्था में जाएगा तो वो सामंजस्य स्थापित करना सीख जाता है। तब उसकी मानसिक क्षमता इतनी विकसित हो जाती है कि वो समझने लगता है कि नहीं भाई, मतलब इनके अंदर कुछ अलग क्वालिटी है, इसलिए ये हमसे बेहतर है, ठीक है। कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन नहीं मिलने पर निराशा की भावना, मतलब उससे सामंजस्य उसका स्थापित होने लगता है, उसमें अब निराशा की भावना नहीं आती है। बेहतर करने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो निराश नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर निराशा, आगे निकलने की सोच की भावना जो विकसित होती है किस अवस्था में होती है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बाल्यावस्था में होती है और ये हद से आगे होती है।
यहाँ पे वो तालमेल बैठाने का प्रयास नहीं करता है, वो अब किसी न किसी कीमत पर आगे निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन किशोरावस्था में जाकर के वो इससे सामंजस्य तालमेल बैठाना सीख जाता है। तो चलिए आज की क्लास अब बाल्यावस्था से यहीं पे क्लोज करते हैं। तथ्य छूटा था इसलिए मैंने कहा कि अगली क्लास में क्या डिस्कस करें यहीं पे क्लियर कर दें। वीडियो काफी लंबा चला गया है, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे पूरा आपको फायदा जरूर मिलेगा।